देश चलाने वाले देश की जो बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी, 140 करोड़ जनता को आप कमजोर बना रहे, आर्थिक अक्षम बना रहे। और अभी इस वक्त इन लोगों ने, मैं एक बात तो समझ पाया हूं, अब इस देश की राजनीति ने, इस देश की व्यवस्था ने, इस देश के राजनीतिकों को जो मौका दिया हुआ है, उस मौके को ये लोग इस्तेमाल करके अंग्रेजियत की यहाँ पर फिर से चलन शुरू कर दिया। क्योंकि जनता कमजोर रहेगी, जनता कमजोर रहेगी तो आवाज नहीं कर पाती, आवाज नहीं कर पाती है तो राज ज्यादा दिन चलता है। यह है अंग्रेजियत की सोच। और उस सोच को इन लोगों ने, क्योंकि अंग्रेज अगर इस देश में, जब अंग्रेज थे यहाँ पर, अंग्रेज लोग नहीं थे, तो वो लोग हमारे साथ दुगलापन करना उनके लिए जायज बनता था, उनके लिए ठीक था, क्योंकि वो लोग लूटने आए थे। जब हमारे हाथ में राज आया, जब हम ही राज कर रहे हैं, हमारे लोग हम चुनकर भेज रहे हैं, वो लोग हमारे साथ अगर इस तरह की नीचे गिरी हुई राजनीति करेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या नाम देंगे? इसको इन लोगों को गद्दार नहीं कहेंगे। ये गद्दार टाइप के नासमझ लोग जाके बैठे हुए हैं। उन लोगों ने हमारी जिंदगी, इस वक्त जिंदगी यानी जीना हराम करके रख दिया। जितना मुर्दा हिंदू हैं वो हमारे अभी के डेट में 2025 में मोदी जी के साथ में है। मोदी यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे आएगा मोदी, यहीं पे आएगा। कौन भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने देश के नागरिकों के घर उजड़वाए, बस किस वजह से कि वो गरीब है, क्योंकि गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। और जब गरीबों की सुनवाई नहीं है, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जब गरीब की नहीं सुन रहे तो कैसे प्रधानमंत्री है ये? वो भी तो एक चाय बेचने वाले गरीब थे, वो तो गरीबों को ही नहीं सुन रहे। वोट भाजपा को दीजिए। मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट देके। ये हो रहा है, लोगों ने क्या बोला था कि कांग्रेस और उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी की रात में ये हो रहा, मंदिर छोड़ी जा रही है, सबको छोड़ी जा रही है। हक के लिए रोड पर बुआएंगे हम, तो ये सरकार, निकम्मी सरकार क्या कर रही है? रिजाइन दे दे, फिर दे दे रिजाइन। इसका बस का नहीं है हिंदुस्तान चलाना। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं लगा जाति धर्म का नाम पर, जितना ये नरेंद्र मोदी आग लगवाया हुआ है हिंदुस्तान में। पब्लिक किसी के लिए रह गया हुआ के एड्रेस से सारे कागजात बने हुए हैं, तो वो तो सब कागज हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है? आप हिंदू हैं? हाँ जी। इस घर को टूटने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज में रह जाएंगे। अगर स्कूल में मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट तो हम कहाँ से दिखाएंगे उनको, जब घर नहीं है? उसी घर के एड्रेस से सारे कागजात बने हुए हैं, तो वो तो सब कागज हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर, हम कैसे 8-8 घंटे का पावर कट लग रहा है। आज मोदी केजरीवाल जी के लिए जनता आंसुओं से रो रही है। केजरीवाल जी ने हमारे कभी 1 मिनट भी लाइट जाने नहीं दी। देखो, जब तक केजरीवाल सरकार थी तब तक बिजली हमारे घरों से जाती नहीं थी। अभी कितना घंटे का पावर कट लग रहा है? अभी इसमें कभी 4 घंटे हो जाता है, कभी 5 घंटे, कभी कभी पूरे दिन हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके इलाज सही से नहीं हो पा रहे, वो बहुत ज्यादा दुखी है। ये तो तानाशाही है, हम तो अपने हक के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अवैध है झुग्गियां क्यों नहीं पूछे थे? आज अवैध हुआ हो, जो 50 साल से यहाँ पे बसे हुए, जब अवैध नहीं था। आज बीजेपी की सरकार हो गई, 3 महीने हुए तो आज अवैध हो गए सब। ये तानाशाही है। करेंगे तो रहेंगे, उसके बाद कौन आएगा? बीजेपी को तो जीवन में वोट नहीं देने लायक है। छा दिया, विनाश का नाम विकास रख दिया भाजपा, विनाश का नाम विकास रख दिया। जब से आया है मोदी, साला देश में पनौती छा दिया, विनाश का नाम विकास रख दिया भाजपा। गान का राह नहीं पता, ये देशभक्ति पढ़ाएंगा मुझे? पता है राष्ट्रवाद तुझे? चाचा, राष्ट्रवादी देशभक्ति हो तुम, ये होता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान गाने की औकात ना हो तो डिबेट नहीं करना, 4 लाइन डिबेट नहीं होती। देश के प्योर आतंकवादी देखो भाई, आतंकवादी देखो, आतंकवादी देश के आतंकवादी देखो, ओरिजिनल आतंकवादी देखो, आतंकवादी टाइम बॉम्ब मसाले, देश को खा गए टाइम बॉम्ब मसाले। ये पूरी कम्युनिटी टाइम बॉम्ब है, देश के गद्दार टाइम बॉम्ब। चड्डी पहने हुआ चुनाव आयोग है, ये गुलामी में जी रहा है, ये मोदी के गुलाम है। ये कभी इसको निष्पक्षता पर विश्वास नहीं कर सकते चुनाव आयोग पर, ये बिका हुआ है, दलाल है ये खाके। इनका इतिहास भारत के इतिहास में, हमारी पीढ़ी इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखेगी। गुंडों को पालने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इनका इतिहास भारत के इतिहास में, हमारी पीढ़ी इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखेगी। नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है और वो उन्हीं का मौका है, मौका मोदी
मोदी जी को क्या बोल रही हैं मौका है अपना बीवी जिससे नहीं संभाला संभालेगा जी महाराज झूठ के पुलिंदा मांगे हैं। जब जब चुनाव होता है पुलवामा हमला होता है, पहलगाम हमला होता है, ये सारा किया धराया है उन्हीं का। मोदी जी आया तो तोड़ दिया झुग्गी को। मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा। गरीबी क्या हटाया, गरीब को हटा कर कूड़े में फेंक दिया। वोट लेने का गवर में कहता मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। और जब वोट लिया हो जाता तो कहता तू कौन मैं कौन। मोदी आने के बाद हर चीज को बर्बाद कर दिया मेरा सबको। देश का सत्यानाश कर दिया। 2014 में हंगर इंडेक्स में 55वां स्थान पे हमारा देश था, 2025 में 105वां स्थान पे हमारा देश चल गया। ये नरेंद्र मोदी को लाज भी नहीं लगता, देश को गर्त में ले जाके छोड़। इसके पीछे सिर्फ बीजेपी के एमएलए उन्हीं का हाथ है, उन्हीं के बेटे हैं। इनके बीजेपी के जो नेता लोग हैं वही तो महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो यूपी में है कि महिलाओं पे जो बलात्कार हुए, महिलाओं की जो हत्याएं हुई है, इसके पीछे सिर्फ बीजेपी के एमएलए उन्हीं का हाथ है, उन्हीं के बेटे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई गलत काम करती है, वो क्या करती है, वो उस गलत बात को छुपाने के लिए समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश करती है। बीजेपी का सबसे बड़ा जुमला, बीजेपी का पार्टी ही जुमला है। सबसे बड़ा जुमला तो मोदी जी हमारे हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। उन्होंने बोला कि सरकार हमारी आएगी, जिस दिन महिला दिवस होगा उस दिन 2500 रुपया हर एक के खाते में चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बोला था ना, बात जुमला निकला। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे, जुमला निकला। उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी ही तोड़ दिया। तो वोट लेने के टाइम पे तो मोदी नहीं बोलता है कि यह सब घुसनखोर है, बांग्लादेशी है, इनका वोट नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है मोदी? बोलता है? नहीं बोलता है। तो अभी क्यों ऐसे हम लोगों को परेशान कर रहे हैं बगैर? कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं दबा था, कोई इतना कमजोर नेतृत्व नहीं था। मतलब भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं दबा था, कोई इतना कमजोर नेतृत्व नहीं। अरे कह रहा हूँ मोदी जी को तोप लगा के बैठा के उड़ाना चाहिए, पहले देश की जनता बताएगी। ये तो भरे बैठे हैं, भरे। कह रहा हूँ मोदी जी को तोप लगा। सरकार को 2 महीने हो गए। यार मेरे से गालियां मत सुनवाओ, यार मेरे से गालियां मत सुनवाओ। तो इस संसार में अपने इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भ्रष्ट और इससे ज्यादा निकम्मी सरकार मेरी 39 साल की उम्र है, मैंने नहीं देखी। हो रही है। मंदिर बनवाने से क्या होता है? जब तुम लोगों के घरों को तोड़ रहे हो तो भगवान का मंदिर बनवा के तुम्हें क्या फल मिल जाएगा? जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। वीडियो देख रहा था। हाँ। तो उसकी सास रो रही, उसकी बहू भी रो रही, और काफी मकान उसका बनाया तोड़ दिया। सीमा जमाल बोल रही है ईवीएम छोड़ और बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, इनकी औकात पता चल जाएगी, औकात पता चल जाएगा, औकात। ईवीएम उनका, गोदी मीडिया उनका, अखबार उनका, और सच के झूठ लिख दे, ये तो आपको पता ही है। और उनके दम है जो आप कह रहे झुकने की, तो बात ही क्या बोले, दुनिया झुकती है, झुकाने वाली चाहिए, उनमें औकात है। ये नसीमा जमाल बोली है ईवीएम छोड़। ये जो देश का प्रधानमंत्री जो है, इसको तो मैं कहता हूँ छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। कब क्या करेगा? देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, और देश को सब जगह बेच करके देश के नागरिकों को कहता है कि अब विदेशी बन जाओ और पाकिस्तान चला जाओ, बांग्लादेश चला जाओ। अब यही लोग रहेंगे आरएसएस वाले, जो देश की आजादी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका गुरु गोलवलकर और हेडगवार लोगों ने, ये जो हिटलर का मुसोलिनी का शिष्य था। किसी को नहीं। कांग्रेस के जमाने में मीडिया को इजाजत था कि वो अपनी बात रख सकते थे। जरा आज देखा है ना कोई, आपकी भी तो कुछ चलने बंद हो गई। मीडिया वालों को भी तो इतना प्रेशर, मीडिया वालों को सबसे ज्यादा प्रेशर मीडिया को, और किसी को नहीं। पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लेके जाया जा रहा है। बस माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है। बनाने के लिए आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं था? कोई इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था। हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस, और कुछ है नहीं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। 300 रुपए, किसी को 300 रुपए, और कोई पैसे लेके वोट दिया यहाँ लोगों ने। पैसे बटे हैं इलेक्शन से पहले। आपके घर में जितने पहचान पत्र उतने पैसे बढ़ जाएंगे। और प्रति वोट कितना? 500 रुपए एक वोट, एक पहचान पत्र पर। 500 रुपए एक वोटर आईडी कार्ड पर। वोटर आईडी कार्ड पर। अगर आपके घर में 4 वोटर आईडी, 2000 रुपए, 500 रुपए। मोदी जी आए थे, गंगा जी का लाल बन के रह गए, अडानी का दलाल बन के। देखिए उनका जो विदेशी दौरा होता है, विदेशी दौरा जाते हैं अडानी जी का बिजनेस डील करने के लिए। आप जब पेपर खोलिएगा, पेपर खोलते ही लगेगा भारत का प्रधानमंत्री भारत आ रहा। मातरम एडवोकेट मोहित शर्मा, एक टीवी एक्टर जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, नाम है विवेक ओबरॉय।
जो कि इन दिनों दुबई के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिल्म बनाई, मोदी जी के अच्छे दिनों का फिल्म में प्रचार किया और अब जनाब अपने पूरे परिवार को लेकर दुबई में रह रहे हैं। तो आप ये सोचिए, एक और तो फिल्म में अच्छे दिन दिखाए, तो अच्छे दिन का लाभ खुद इंडिया में रहकर क्यों नहीं उठा रहे? खुद विदेश में जाकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और देश के लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ मोदी जी के अच्छे दिन हैं। ये वोटर आईडी अगर 125 में नहीं है तो 24 में क्यों भाई? ये पूरा एक दलाल होता है ना, दलाल, वो आज एनडीए सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की चमचागिरी कर रही है चुनाव आयोग। अरे भाई चुनाव आयोग नहीं है, ये तो एनडीए का एजेंट है। नरेंद्र मोदी को कोई भाजपा का आदमी ये कहता है कि ये वाकई नेता बनने लायक है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी सवाल को पहले दिए, वो किसी भी एक पत्रकार को पहले से स्क्रिप्ट ना लिखा हुआ एक इंटरव्यू देके दिखा दे, या ओपन कोई भी वो प्रेस वार्ता करके दिखा दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी इतनी औकात ही नहीं। सबसे घटिया और बुदम और निकम्मा आदमी है ये, और इसीलिए इसको बनाया गया है ताकि देश को अच्छे से बर्बाद किया जा सके। देश के अंदर दिन बीजेपी की सीट खत्म होंगी, देश के अंदर जिस दिन प्रधानमंत्री का निकलना होगा इस देश से, उसके बाद जो इनकी दबी हुई चीजें निकलेंगी ना, कोई इनको बचा नहीं सकता। इनका एक एक नेता उम्र कैद की सजा पाएगा। इसमें इतनी स्थिति खराब है बीजेपी की, क्योंकि ये लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा, अरे हम पड़ोसी के दुश्मन हो गए हैं इन लोगों के बयानबाजियों की वजह से। हमारा पड़ोसी हमें दूसरी नज़र से देखता है, जिसके साथ हमारा खान पान उठना बैठना था। इतना जहर। मोदी जी की सत्ता गई उस दिन बीजेपी का एक एक नेता जेल के अंदर होगा, उम्र कैद। हाँ जी, मैं आज कह रहा हूँ आपके बयान पे, सबके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, कोई भाग ना पाए इस देश से साला। हाँ जी, और ये भागेंगे, ये आज बता दूं आपको। हाँ, स्थिति ये बनेगी। आज 60% बीजेपी में लोग हैं ना, लेकिन आने वाली इनकी पुश्तें खून के आंसू रोएंगी, खासकर तीन जो ऊपर की कास्ट हैं, इनकी औलादें रोएंगी। आप देखे रहना। 2020 के दिल्ली दंगों के जो केस हैं, उसमें जिस पर्टिकुलर एफआईआर में हमारे बहुत अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, उसमें अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुई है और 5 साल हो गए। बहुत सारे उसमें से कई लोग हैं जो अभी भी जेल में बगैर बेल के पड़े हुए हैं। इसमें से एक गुलफिशा फातिमा का केस है, जो कि मतलब ऐसी अजीब बात है कि उसकी बेल की हियरिंग हाईकोर्ट में 2 साल पहले शुरू हुई, 2.25 साल पहले, यानी कि जनवरी 2023 में। उसमें जजमेंट रिजर्व हो गया फरवरी 2023 में, फिर जजमेंट ही नहीं आया 8 महीने तक, और 8 महीने के बाद जो वो जिस जज ने जजमेंट रिजर्व किया था वो ट्रांसफर हो गया। उसके बाद दूसरी बेंच में लगा, दूसरी बेंच में भी हियरिंग हो गई, और लेकिन जजमेंट आने के पहले उन जज का भी ट्रांसफर हो जाता है। अब तीसरी बेंच में लगा है और वहां पर भी बहुत समय से लंबित है। तो सवाल यह है कि क्या इस देश में आज़ाद रहने का मौलिक अधिकार लोगों को है कि नहीं, और अगर है तो फिर ऐसे आप 5-5 साल तक उनको बगैर बेल की सुनवाई के कैसे जेल में रख सकते हैं? ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है जो हो रहा है, और इसको न्यायपालिका को सुधारना तुरंत जरूरी है। पहली बात तो खैर दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल बेबुनियाद एलिगेशंस लगाकर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद बेल भी नहीं दी जा रही, ट्रायल नहीं शुरू हुई, 5 साल हो गए। ये कहाँ का न्याय है? आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज में वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये नहीं पता होगा शायद किसी को ज्यादा। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं, वही सब कमाई है टीवी चैनल की। बिल्कुल,
ठीक है। 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, ये वो सरकारी विज्ञापन आता है और वो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा। ऑब्वियसली। तो रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है, जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हमें रेवेन्यू उन एड से आ रहा है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है। हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने रिसर्च पे कभी कुछ किया ही नहीं, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बना पाया। वो दुनिया में फोर्ब्स में 1, 2, 3 हो जाए, नंबर 1 रहे हम कहते हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ एक पेन भी सामने हमारे नहीं है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड वो है ही नहीं। वो चोर है, वो सरकार से मिलके जनता की जेब काटता है, तो वो एसेट लूट रहा है इस समय। तो ये पूरा वक्त जो जा रहा है एसेट लूट का वक्त है, और जनता में डिस्पैरिटी की बेइंतहा वृद्धि का है, और बेतरह गरीबी फैलने का दौर है। उस डर में लोग अपने अपने कोने में भाग रहे हैं। जाति वाला जाति में भाग रहा है, धर्म वाला धर्म में भाग रहा है, क्षेत्र वाला क्षेत्र में भाग रहा है, उसमें हल तलाशने की कोशिश कर रहा है जहां उसका हल है नहीं। तो एक कोलाहल पैदा हो रहा है जिस व्यवस्था के अंतर्गत बैठ के ये सब किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा मिशन ये सरकार के खिलाफ नहीं है। ये तो सिर्फ एक कहानी सामने आई और कहानी को मैं पढ़ता गया, आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन हमारी मिशन इनके खिलाफ नहीं है। हमारी मिशन है व्यवस्था बदलना। इस देश के 140 करोड़ लोग, 143 करोड़ लोग हम लोग इस वक्त हो गए हैं, मैं सुन रहा हूँ। इन 143 करोड़ लोगों की मुकद्दर बदलने का है। इन 143 करोड़ लोगों के मुकद्दर बदलने के लिए ये देश सक्षम है, अगर कोई काबिल इंसान वहाँ पर बैठेगा तो। और इस काबिल इंसान को चुनने के लिए हमें लोकतंत्र के मर्यादा के हिसाब से हमें पावर मिली हुई है। सरकार में बैठेंगे, इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन के ऐलान करेंगे, इलेक्शन कराएंगे और करेंगे, हम लोग चुनेंगे, इससे नहीं होगा। अलग से मोर्चा बनाकर करना पड़ेगा। ये अलग से मोर्चा बनाकर करना पड़ेगा, वरना ये करने नहीं देंगे। क्योंकि व्यवस्था इन चतुर बदमाशों को न्योता देती है, मौका देती है। तो ये चतुर बदमाश ये आपको अच्छा काम करना नहीं देंगे। इसके लिए इनसे लड़ना पड़ेगा, और इनसे लड़ने के लिए हमारी ताकत ज़रूरी है, फोर्स बनाना पड़ेगा। बात समझ लो। यानी इस देश के लोगों को दूसरे विकल्प के लिए आगे आएंगे तो इस देश की 143 करोड़ लोगों की मुकद्दर बदलने की इतना अच्छा मौका है। हमारा देश सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 साल के अंदर, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बार बार मैं अपनी हर व्याख्यान पे एक व्यक्ति की मैं उल्लेख करता हूँ, और वो व्यक्ति जिसका नाम है ली कुआन, सिंगापुर का प्रतिष्ठिता। वो सिंगापुर बिल्डर को आप याद करो, उसने अकेले दम पे सिंगापुर को बना दिया था। उसने किस हालात से सिंगापुर को उसको बनाया था। इसी तरह एक ली कुआन यूँ यहाँ ज़रूरत है। बात समझ पा रहे? और वो होगा तो ये जो 140, 145 करोड़ लोग, 43 करोड़ लोग जो भी हम लोग हैं, इनकी मुकद्दर बदल सकता है। सिंगापुर बन सकता है इंडिया मात्र 5 से 10 साल के अंदर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इन निकम्मों को वहाँ से हटाना। ये जो निकम्मे वहाँ पर एक एक करके बैठे हुए हैं, क्या क्या बन के बैठे हैं और मस्त उसकी मज़ा ले रहे हैं, ये मज़ा लेना बंद करके वहाँ पर काम की प्रणाली उस पर लागू करना पड़ेगा। जब तक काम के मज़ा वहाँ वो जगह, राजनीति ये साधन नहीं है, ये साधना है। तो उसको साधन से साधना में बदल के उस व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे इस देश की 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों की मुकद्दर रातों रात बदल सकती है। ये देश इतना सक्षम है, लेकिन इसको अक्षम बना के रख दिया इन निकम्मों ने।